नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। सीआरपीएफ, एसएससी, ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एमसीक्यू सेशन के अंदर आज के इस वीडियो की कड़ी के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is caring for a client following the reimplantation of the thumb and index finger. Which findings should be reported to the physician immediately? क्या पूछा जा रहा है? एज ए नर्स आप वहां पे क्या काम कर रहे हैं? री इम्प्लांटेशन कर रहे हैं थंब और इंडेक्स फिंगर का। कौन सी फाइंडिंग आप तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे? इसका मतलब है कि री इम्प्लांटेशन के बाद में फिजिशियन को कौन सी फाइंडिंग जो है आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी और उसको आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको वो चीज फाइंड आउट करनी होती है जो चीज नॉर्मल नहीं है, मतलब जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके बाद में अबनॉर्मलिटीज क्या है। तो प्रोसीजर हुआ है थंब और इंडेक्स फिंगर का री इम्प्लांटेशन, मतलब उनको कट गया था या कुछ हुआ तो उसको वापस इम्प्लांट किया। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट क्या करेंगे आप तुरंत फिजिशियन को। पहला ऑप्शन है कि आप टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है, ये रिपोर्ट करेंगे। दूसरा आप कूलनेस और डिस्कलरेशन डिजिट्स का रिपोर्ट करेंगे। तीसरा आप पेन की कंप्लेन रिपोर्ट करेंगे। चौथा है आप डिफिकल्टी हो रही है डिजिट्स को मूव करने में, ये रिपोर्ट करेंगे। कौन सा करेक्ट आंसर है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है ना? कौन सी चीज जो है, कौन सी फाइंडिंग जो है आप तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे वहां पे, ये आपको जवाब में लिखना है। फटाफट अपना आंसर लिखिएगा। कौन सी फाइंडिंग रिपोर्ट करेंगे आप तुरंत फिजिशियन को? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक से जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये खोटा जवाब है। टेम्परेचर मॉनिटर हम जरूर करते हैं और अगर मरीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका एंटीबायोटिक इसको देते हैं, पर ये कोई रिपोर्ट वाली बात नहीं है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं आएगा, आ गया तो प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए तो यहाँ पे खोटा हो गया कि टेम्परेचर ज्यादा है, एंटीबायोटिक दी और इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, एंटीबायोटिक वहां पे हम देंगे। तो ये तो हो गया ए का, तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। बी आंसर जो है कूलनेस और डिस्कलरेशन ऑफ द डिजीज, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रीइम्प्लांट के बाद में अगर कूलनेस और डिस्कलरेशन हो रहा है डिजिट्स में, इंडिकेट करता है सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया उन एरिया के अंदर, उन डिजीज के अंदर ब्लड का फ्लो रुक गया है, तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, इसको तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कूलनेस और डिस्कलरेशन इंडिकेट करता है सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है, और सर्कुलेशन प्रॉब्लम हुई है तो ये इन्फॉर्म करने वाली बात है। पेन की कंप्लेन करना और मूव करने में थोड़ी डिफिकल्टी होना नॉर्मल है। When assessing the urinary output of a client who has had extracorporeal lithotripsy, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आप यूरिनरी आउटपुट असेस कर रहे हैं एक क्लाइंट का जिसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रॉप्सी हुई है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रॉप्सी है। तो ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रॉप्सी जो होती है, उस मरीज के अंदर यूरिनरी आउटपुट जो है आप असेस कर रहे हैं। नर्स कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड, क्या चीज, क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग वहां पे होगी? सर्जरी हुई है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रैप्सी, और सर्जरी के बाद में आप यूरिन आउटपुट असेस कर रहे हैं। कौन सी चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मरीज में देखने को मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है चेरी रेड यूरिन दैट ग्रेजुअली बिकम क्लियर। सेकंड है ऑरेंज टिंग्ड यूरिन कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ कैलकुलाई। थर्ड है डार्क रेड यूरिन दैट बिकम क्लाउडी इन अपीयरेंस, और लास्ट है डार्क स्मोकी कलर यूरिन विद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिएगा, कोई भी सर्जरी हुई है रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम, रीनल कैलकुलाई की स्पेशली, जैसे यहाँ पे हुई है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रॉप्सी, तो इस सर्जरी के बाद में यूरिन आउटपुट जो होगा, यूरिन आउटपुट जो होगा वो स्लाइटली रेड कलर का होगा, लेकिन उसका क्लियर होना जरूरी है ना? यूरिन यूरिन जो है वो कलर रेड भले ही हो, लेकिन वो अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक इशू है।
तो यहाँ 4 ऑप्शन में आपको एकमात्र एक ऑप्शन जो लिख रहा है ऑप्शन ए, चेरी रेड कलर का यूरिन है वहां पे, ये ए ऑप्शन में लिखा है। और जो ग्रेजुअली जो है क्लियर होता जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। इनिशियली वो चेरी रेड था और धीरे धीरे वो क्लियर होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो सही है। ऑरेंज टिंक्ड यूरिन है और उसमें रीनल के पार्टिकल है, ये अबनॉर्मलिटी है। रेड, डार्क रेड यूरिन के साथ में क्लाउडी अपीयरेंस है, कितना गड़बड़ है। डार्क स्मोकी कलर यूरिन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो बाकी वाले ऑप्शन है ये अबनॉर्मल टाइप के ऑप्शन है कि साहब वहां पे आपको यूरिन जो है वो रेड ऑरेंज कलर का मिल रहा है, यूरिन जो है वो आपको डार्क रेड कलर का क्लाउडी मिल रहा है, या यूरिन आपको जो है दूसरे तरीके की अपीयरेंस दिखा रहा है। तो इस तरीके की अपीयरेंस जो है वो अबनॉर्मल है। जैसे इस हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होता है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है बहुत अबनॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हमें तो सर्जरी की है, और सर्जरी के बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थोड़ी होना चाहिए सर्जरी के बाद में। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि चेरी रेड यूरिन था जो धीरे धीरे क्लियर हो गया। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has prescribed tacrine for a client with dementia. The nurse should monitor the client for adverse reaction which include। एक फिजिशियन है जिसने टैक्रीन एक मेडिकेशन है जो प्रिस्क्राइब की है, टैक्रीन एक मेडिकेशन है जो प्रिस्क्राइब की है डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर, है ना, पेशेंट को डिमेंशिया हो गया, टैक्रीन मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब की है। तो आप एज ए नर्स क्या एडवर्स रिएक्शन मॉनिटर करेंगे, वहां पे कौन सी एडवर्स रिएक्शन मॉनिटर करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, यूरिनरी रिटेंशन, टिनाइटिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। टैक्रीन मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की है, और क्या एडवर्स रिएक्शन वहां पे आप मॉनिटर करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैक्रीन ड्रग है उसकी एडवर्स रिएक्शन क्या होती है। तो टैक्रीन जो मेडिकेशन है, ड्रग जो है जो प्रिस्क्राइब की है डिमेंशिया में, वो दवाई, टैक्रीन दवाई जो होती है वो ड्रग इंड्यूस, मतलब इस टैक्रीन के द्वारा इंड्यूस हिपेटाइटिस करवाती है। ये दवाई क्या कराती है, ड्रग इंड्यूस हिपेटाइटिस। तो अगर टैक्रीन से हिपेटाइटिस होता है, डिमेंशिया में काम में ली जाती है टैक्रीन, और उससे अगर हिपेटाइटिस होता है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट द सिम्टम ऑफ हिपेटाइटिस, जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज ए साइन ऑफ हिपेटाइटिस। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। यूरिन रिटेंशन और टिनाइटिस का संबंध टैक्रीन से नहीं है। तो टैक्रीन दवाई जो है वो ड्रग इंड्यूस हिपेटाइटिस करवाती है, और हिपेटाइटिस की वजह से स्किन का कलर येलो हो जाएगा, इसको जॉन्डिस कहते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब वहां देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has ordered a low potassium diet for a child with acute glomerulonephritis. बीमारी acute glomerulonephritis, डाइट लो पोटेशियम डाइट। बीमारी है acute glomerulonephritis और डाइट कौन सी दी है, लो पोटेशियम डाइट। Which snack is suitable for the child with potassium restriction? जिस चाइल्ड में आपने पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट किया है उस चाइल्ड के लिए कौन सा फूड आइटम सुटेबल है, कौन सा स्नैक सुटेबल है। एक फिजिशियन है उसने ऑर्डर किया लो पोटेशियम डाइट एक चाइल्ड के अंदर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी है चाइल्ड को, कौन सा स्नैक सुटेबल है उस चाइल्ड के लिए, पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन जिस चाइल्ड में आपने किया उसके लिए सुटेबल चीज क्या है। फर्स्ट है रेजिन, सेकंड है ऑरेंजेस, थर्ड है एप्रिकॉट्स, फोर्थ है बनाना। रेजिन, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट्स और बनाना, कौन सा फूड आइटम, कौन सा स्नैक सुटेबल है पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट वाले चाइल्ड के अंदर। फटाफट से जवाब लिखिएगा। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें पोटेशियम जो है अमाउंट में अच्छा हो, है ना, लो पोटेशियम हो, है ना, मत सॉरी पोटेशियम अमाउंट में लो हो, नॉट अच्छा, लो हो, क्योंकि लो पोटेशियम डाइट है। तो किसमें पोटेशियम कम होता है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एप्रिकॉट्स जो फ्रूट है ये लो पोटेशियम है। एप्रिकॉट्स जो है वो क्या है, लो पोटेशियम रहता है, इसलिए इसको दिया जा सकता है एज ए स्नैक, ये पेशेंट के लिए सुटेबल है। एप्रिकॉट्स जो है उसको आपने दिया तो उससे उसका पोटेशियम का लेवल जो है लो रखना है तो वो लो रहेगा, ये पोटेशियम उसके लेवल को नहीं बढ़ाता है ना। रेजिन, ऑरेंज और बनाना जो तीन ऑप्शन अलग से है वो अच्छे सोर्स है पोटेशियम के, तो अगर ये दोगे तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, जबकि हमें तो कम पोटेशियम वाली डाइट देनी, इसलिए आंसर सी बनेगा। ए बी और डी तीनों खोटे जवाब है क्योंकि तीनों ही पोटेशियम के गुड सोर्स है। बनाना
रेजिन और ऑरेंजेस आर द गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has ordered a blood test for H. pylori. The nurse should prepare the client by H. pylori के लिए ब्लड टेस्ट ऑर्डर किया फिजिशियन ने। आप एज ए नर्स उसको प्रिपेयर करें क्लाइंट को। कब? विद होल्ड इनटेक आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद में इनटेक को विद होल्ड करके प्रिपेयर करेंगे। टेलिंग द क्लाइंट दैट नो स्पेशल प्रिपरेशन नीडेड, मरीज को कहेंगे कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनिंग दैट ए स्मॉल डोज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप विल बी यूज्ड, उसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्मॉल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप काम में लिया जाएगा। और लास्ट है गिविंग एन ओरल सस्पेंशन ऑफ ग्लूकोज 1 आवर बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से 1 घंटा पहले ओरल ग्लूकोज सस्पेंशन जो है मरीज को लेने का कहेंगे। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया एच पाइलोरी के लिए ब्लड टेस्ट, क्या प्रिपरेशन रहेगी एज ए नर्स आपकी? फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या प्रिपरेशन रहेगी? ब्लड टेस्ट एच पाइलोरी के लिए कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन की जरूरत रहेगी? 4 ऑप्शन लिखे हुए, विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड। कुछ लोगों ने बोला है ग्लूकोज देंगे 1 घंटा पहले, कुछ लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे जोर दे रहे हैं, मिडनाइट विद ओल्ड इनटेक, या कुछ भी नहीं। तो अगर आप विश्वास करें और मैं आपको अगर बताऊं तो एच पाइलोरी के लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जवाब देने की हिमाकत कुछ लोग कर पाए लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं की है, तो जरूर दीजिए क्योंकि करेक्ट आंसर यही है। एच पाइलोरी वो टेस्ट है जिसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं रहती है। एच पाइलोरी टेस्ट जब आप करने जा रहे हैं, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट जो है वो एच पाइलोरी को माना जाता है। तो उसका टेस्ट जब आप करने जा रहे हो तो कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की पेशेंट को जरूरत वहां पे नहीं रहती है ना। ये आंसर जो लिखा हुआ है क्लाइंट, ये आंसर जो लिखा है वो इनकरेक्ट है। ये आंसर जो लिखा है विद ऑल द इनटेक आफ्टर मिडनाइट, तो ये एनपीओ स्टेटस की जरूरत नहीं रहती, इसलिए इनकरेक्ट है। सी आंसर इनकरेक्ट है, सी आंसर भी खोटा है क्योंकि ये रेफर कर रहा है ब्रेथ टेस्ट के लिए, है ना। स्मॉल डोज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है तो इसका संबंध इससे नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। और डी आंसर तो वैसे भी खोटा हो गया क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 1 घंटा पहले ओरल ग्लूकोज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये नहीं है यहाँ पे। तो बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव एन ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट, द नर्स शुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ए नर्स आपने क्या किया? आपने किया है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लाइंट को क्या देने के लिए? ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट देने के लिए। मरीज को जब हाइपो कैलीमिया होता है, पोटेशियम की कमी होती है ब्लड के अंदर, तो हम उसको पोटेशियम देने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपने पोटेशियम देने के लिए मरीज को प्रिपेयर कर लिया, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट है गिव द मेडिकेशन विदाउट डाइल्यूटेड, बिना डाइल्यूट किए हुए दे दो। सेकंड है गिव द मेडिकेशन विद 4 ऑन्ज ऑफ जूस, 4 ऑन जूस के साथ में दो। थर्ड है गिव द मेडिकेशन विद वाटर ओनली, सिर्फ पानी के साथ में दो। और गिव द मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट दवाई को दे दो। 4 तरीके दिए हुए। ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप क्लाइंट को, क्या तरीका रहेगा मेडिकेशन को देने का? डाइल्यूट करके देंगे, जूस के साथ देंगे, सिर्फ पानी के साथ देंगे, या एम्प्टी स्टोमक देंगे पोटेशियम, ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट? फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या तरीका रहेगा ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट को देने का? बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट जो है उसको जूस और अदर लिक्विड के साथ में देना होता है। 4 ऑन ऑफ जूस एंड अदर लिक्विड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सब खोटा, बाकी सब खोटा है। बी करेक्ट आंसर है, बाकी सब खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर है बी। ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट जो है उसको हम एटलीस्ट 4 ऑन जो जूस है या कोई लिक्विड है उसके साथ में देंगे ताकि मरीज को गैस्ट्रिक अपसेट नहीं हो और अनप्लीजेंट टेस्ट जो है वो ना हो पोटेशियम का। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, इससे गैस्ट्रिक अपसेट होगा। अगर आप बिना डाइल्यूट के देंगे, अगर आप पानी के साथ देंगे सिर्फ, या एम्प्टी स्टोमक देंगे, तो इससे मरीज को गैस्ट्रिक अपसेट होगा। गैस्ट्रिक अपसेट को प्रिवेंट करने का तरीका तो सबसे बेस्ट यही है कि आप जूस या अदर लिक्विड के साथ में डाइल्यूट करके देवे, ये सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ पानी नहीं, जूस जो है ज्यादा बेटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड कल्चर्स फॉर साइटोमेगलोवायरस CMV, साइटोमेगलोवायरस के लिए कल्चर ऑर्डर किया, वहां पे कल्चर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ कल्चर फॉर साइटोमेगलोवायरस। फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया कल्चर, और कल्चर किसके लिए कर रहे हैं? साइटोमेगलोवायरस के लिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कल्चर को कलेक्ट करने के रिगार्डिंग? साइटोमेगलोवायरस वाले कल्चर को कलेक्ट करने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? First, stool culture are preferred for definitive diagnosis. Pregnant caregivers may obtain cultures. Collection of one specimen is sufficient. Accurate diagnosis depend on fresh specimens. Which is the correct one? कल्चर किसका? साइटोमेगलोवायरस का। कौन सा स्टेटमेंट सही है कल्चर को कलेक्ट करने के रिगार्डिंग? साइटोमेगलोवायरस कल्चर को कलेक्ट करने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। कल्चर, साइटोमेगलोवायरस का कल्चर जब आप कलेक्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको एक्यूरेट और परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपका कल्चर जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेश। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस किस पे डिपेंड करेगी? फ्रेश स्पेसिमेन पे। तो हमेशा फ्रेश स्पेसिमेन प्रीफर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेश स्पेसिमेन जो है एसेंशियल होता है एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए साइटोमेगलोवायरस में। आंसर ए इनकरेक्ट है, क्योंकि कल्चर जो है वो यूरिन, स्पूटम और ओरल स्वैब का प्रीफर किया जाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूल कल्चर जो है वो प्रीफर करेंगे डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। तो कल्चर जो है वो जो प्रीफर किया जाता है वो यूरिन, स्पूटम और ओरल स्वैब होता है, स्टूल नहीं होता है, इसलिए खोटा जवाब है ना, यूरिन स्पेसिमेन और ओरल स्वैब। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है कल्चर की, ये सबसे ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका बी ऑप्शन है, प्रेग्नेंट केयर गिवर्स में ऑब्टेन कल्चर। तो प्रेग्नेंट केयर गिवर जो है वो उसको असाइन नहीं करते हैं कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि उसको अगर साइटोमेगलोवायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर फीटस के ऊपर जो है प्रॉब्लम करेगा, इसलिए बी आंसर भी खोटा है। सी, ए कलेक्शन ऑफ वन स्पेसिमेन इज सफिशिएंट, तो इनकरेक्ट है, क्योंकि कन्वर्जेंट कल्चर के अंदर 2 से 4 वीक आफ्टर डायग्नोसिस किया जाता है। तो सी आंसर भी खोटा है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने पहले भी बताया आपको कि एक्यूरेट डायग्नोसिस अगर आपको करना है तो वो फ्रेश कल्चर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, तो फ्रेश कल्चर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, जिनका संबंध साइटोमेगलोवायरस के कल्चर कलेक्शन से नहीं है, वो अबनॉर्मल तरीके है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। Pediatric client with burn to the hand and arm has dressing changes with sulfamylone. मेपेनाइड एसीटेट क्रीम है, सल्फामाइलोन क्रीम का नाम है, और ये क्रीम आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? हैंड और आर्म के ऊपर। बर्न हुआ है, ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो आप। पीडियाट्रिक क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या हुआ है? बर्न हुआ है, हैंड और आर्म का बर्न है, आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो। सल्फामाइलोन ये क्रीम है जो आप अप्लाई कर रहे हो जहां पे बर्न हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द नर्स इज अवेयर दैट द मेडिसिन, ये मेडिसिन क्या करेगी? आप क्या अवेयर है इस चीज से? फर्स्ट है विल कॉज डार्क स्टेनिंग ऑफ द सराउंडिंग स्किन, सेकंड है प्रोड्यूस ए कूलिंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड, थर्ड है कैन अल्टर द फंक्शन ऑफ द थायराइड, और फोर्थ है प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड। क्या काम करेगी सल्फामाइलोन दवाई जब आप अप्लाई करेंगे? इससे क्या क्या चीज निकल के सामने आएगी, मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? फर्स्ट है विल कॉज डार्क स्टेनिंग ऑफ द सराउंडिंग स्किन, मतलब जो आसपास की स्किन है वो काली हो जाएगी अगर ये दवाई अप्लाई करते हैं तो ये जवाब बिल्कुल खोटा है। एक्चुअली में जो डार्क स्टेनिंग करती है वो सिल्वर नाइट्रेट करता है। सिल्वर नाइट्रेट वो मेडिकेशन भी बर्न में यूज आती है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो मेडिकेशन से डार्क स्टेनिंग स्किन होती है सराउंडिंग, इस दवाई से नहीं होगी, है कि नहीं है? तो ये तो खोटा हो गया। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है प्रोड्यूस ए कूलिंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड, जब इसको अप्लाई करते हैं तो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, ये भी खोटा है, क्योंकि ये बेसिकली बीटाडीन की वजह से होता है। जब हम अप्लाई करते हैं तो कूलिंग सेंसेशन ज्यादातर बीटाडीन मेडिकेशन की वजह से आता है। और लास्ट है प्रोड्यूसिंग ए बर्निंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड, जब अप्लाई किया जाता है तो मरीज को बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। और बी ऑप्शन है प्रोड्यूस ए कूलिंग सेंसेशन, सी है कैन अल्टर द फंक्शन ऑफ द थायराइड, तो ये मेडिकेशन थायराइड के फंक्शन को अल्टर नहीं करती है। तो बेसिकली ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ये जवाब नहीं बन सकते। डी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी जब अप्लाई किया जाएगा, है ना। जो दवाई का नाम है सल्फामाइलोन, ये सल्फामाइलोन दवाई जब अप्लाई की जाती है
तो इस दवाई की वजह से बर्निंग सेंसेशन वहां पे देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, कि बर्निंग सेंसेशन होगा जब अप्लाई करेंगे उसके 30 मिनट्स में। और ए, बी और सी तीनों ही क्या है, खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन, कर दीजिए अपने आप को रजिस्टर्ड एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, लिमिटेड सीट, जल्दी एडमिशन ले और तुरंत प्रभाव से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन जर्नी की आप लोगों के साथ में। तुरंत रजिस्ट्रेशन करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म रिसीव करें अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो मिलेंगे दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।